हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एंशियंट हिस्ट्री के बारे में और हम डिस्कस करेंगे 50 क्वेश्चंस, वो भी बहुत ब्रीफली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बस आपको मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि अगर आपको कोई भी आंसर आपको अपने माइंड में सोचना है तो आपको मैं 3 सेकंड का टाइम दूंगा जिसमें आप अपने माइंड में वो आंसर को सोच सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी इज करेक्ट रिगार्डिंग फोर संवताज। फोर संवताज के बारे में कौन सी क्रोनोलॉजी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस क्रोनोलॉजी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही डिबेटेड क्वेश्चन था जिसको कि एसएससी ने स्टार पुट किया था और इसको कोई भी आंसर इसका नहीं था इन चारों ऑप्शंस में से। और जो इसके बारे में बताया जाता है वो ये है कि ये संवत जो होता है वो हिंदू का एक कैलेंडर है। जो संवत में सबसे पहले जो एसोसिएटेड है वो है 78 एडी में, वो है साका संवत। फिर गुप्ता संवत आता है 320 एडी में। उसके बाद आता है आपका हिजरी संवत। हिजरी संवत आता है आपका 622 एडी में। और हिजरी का मतलब आप क्या समझते हैं? हिजरी का मतलब होता है कोई सी भी चीज़ जो इस्लाम से रिलेटेड हो। जो पहला साल होता है वो हिजरी साल होता है, हिजरी कैलेंडर होता है। और जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसको वेस्टर्न कैलेंडर बोलते हैं, जो कि क्रिश्चियन का कैलेंडर है और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है, बल्कि इंडिया में भी वही कैलेंडर यूज़ किया जाता है। इसको सबसे पहले पोप ग्रिगोरी जो 13 थे उन्होंने स्टार्ट किया था। तो इसका आंसर आप अपने आप सोच सकते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले आपका जो होना चाहिए वो होना चाहिए साका संवत। साका के बाद आपका आना चाहिए गुप्ता। गुप्ता के बाद आपका आना चाहिए, क्या आना चाहिए आपके गुप्ता के बाद? तो गुप्ता के बाद आना चाहिए आपका हिजरी और ग्रिगोरियन। तो ये आपका आंसर होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, द होम ऑफ गार्गी, मैत्री एंड कपिला वॉज एट। तो कहाँ पे था गार्गी, मैत्री और कपिला का घर? तो इसका आंसर हो जाएगा मिथिला। तो मिथिला क्यों होगा? क्योंकि जो गार्गी, मैत्री और कपिला थे वो इसी से जुड़े हुए थे, जो कि महाभारत और पाली लिटरेचर में यूज़ हुआ करते थे पुरानी टाइम्स में। जो मिथि है, मिथि एक सन था जो कि निमि का सन था, जो किंग ऑफ अयोध्या था और उसी ने उसको फाउंड किया था मिथिला को। तो मिथिला जब फाउंड किया गया था तो उसके साथ और भी लोग एसोसिएटेड थे, जैसे वाल्मीकि हो गया, अष्टवक्रा हो गया, यज्ञवल्क्य हो गया, उदयना हो गया, महावीरा हो गया, कन्नाडा हो गया, जामिनी हो गया, कपिला हो गया। तो ये लोग जो थे, और जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि गार्गी मैत्री जो थे वो वुमेन फिलोसफर थे वहाँ के। उज्जैन के वुमेन फिलोसफर जो थे वो इन्हें कहा जाता है और ये मैन था। तो ये किसके साथ एसोसिएटेड हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा मिथिला के साथ। ये वहाँ के फिलोसफर हुआ करते थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच एरिया ऑफ इंडिया वॉज नोन एज अवंतिका इन एंशियंट टाइम्स। तो एंशियंट टाइम्स में अवंतिका किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा मालवा। तो मालवा को अवंती भी कहा जाता था, अवंतिका भी कहा जाता था, अवंतिकापुरी भी कहा जाता था। ये एंशियंट सिटी है मालवा का, जो कि सेंट्रल इंडिया में पड़ता है। अब बात आती है कि अवंती जिसकी कैपिटल हुआ करती थी उज्जैन, और उज्जैनी जो था वो बुद्धिस्ट लिटरेचर का एक बहुत ही बड़ा जगह थी जहाँ पे बहुत बड़े पावर्स रहते थे, जैसे कि वत्सा, कोसाला और मगधा। तो वत्सा, कोसाला और मगधा वहाँ के बहुत बड़े पावर हुआ करते थे। वत्सा, मगधा और वत्सा। तो वत्सा आपका एक और हुआ करता था। तो वत्सा, मगधा और कोसाला, तो ये हुए करते थे आपके तीन बहुत बड़े पावर्स। अब आते हैं द सोशल सिस्टम ऑफ हड़प्पन वॉज। तो हड़प्पन का सोशल सिस्टम कौन सा था? तो इसका जो आंसर होगा वो फेयरली एग्लिटेरियन। अब एग्लिटेरियन का मतलब आप क्या समझते हैं? तो इसका मतलब होता है कि इसमें सारे लोग एक जैसे थे, मतलब इक्वल
अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी, इक्वल्स राइट्स थे सबके पास। अब इससे आप क्या समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं कि अगर वहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता था तो वहाँ पे कोई स्लेव्स नहीं थे, वहाँ पे कोई आर्मी नहीं थी, वहाँ पे कोई किंग नहीं हुआ करता था, तो वहाँ पे सब लोग इक्वल थे, इक्वल राइट्स थे और इक्वल लोग थे, इक्वल घर भी हुआ करते थे उनके पास। तो इसीलिए उनका आंसर हो जाएगा फेयरली इगलिटेरियन। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सिविलाइजेशन ऑफ अर्ली वैदिक एज। तो ये तो बहुत ही सिंपल आंसर है, आपको पता ही होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेदा। जो ऋग्वेदा है वो वैदिक एज का सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर है, ओल्डेस्ट लिखी हुई हिंदुज़म की सबसे ओल्डेस्ट कंपोज है। और इसका जो टाइम स्पैन है वो अनसर्टेन कहा जाता है, लेकिन अनसर्टेन के हिसाब से भी उसको कहा जाता है कि वो 1700 टू 1100 BC में हुआ था। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, जिसमें उसने डिटेल्ड अकाउंट इंफॉर्मेशन दी है लाइफ ऑफ पीपल एट दैट टाइम। तो जो लोग होते थे, पीपल्स लाइफ एट दैट टाइम, तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, द यूनिवर्सिटी विच बिकेम फेमस इन द पोस्ट गुप्ता एरर। तो ये भी बहुत ही आसान सा सवाल है कि पोस्ट गुप्ता एरा में कौन सबसे फेमस यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नालंदा। तो नालंदा जो थी बहुत ही पुरानी इंस्टीट्यूट थी और हायर लर्निंग की इंस्टीट्यूट थी। तो नालंदा थी कहाँ पे? तो नालंदा थी आपकी बिहार में, और ये 5th या फिर 6th सेंचुरी में बनाई गई थी। इसको 5th और 6th सेंचुरी में ये बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश किया, बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ देखने को मिली। कौन से रूलर के अंडर? तो कौन से रूलर के अंडर हम बोलते हैं कि इसको बहुत ही ज़्यादा फ्लरिश माना गया? तो वो था कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त फर्स्ट और सेकंड, ये हमें पता नहीं लग पाया है, लेकिन इतना पता है कि इन दोनों के बीच में जो भी था, ये बहुत ही ज़्यादा नालंदा यूनिवर्सिटी फ्लरिश की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है, बान भट्ट वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच एम्परर। तो कौन से एम्परर का कोर्ट पोएट था बान भट्ट? तो बान भट्ट के बारे में भी ये बहुत सिंपल सा सवाल है। हर्षवर्धन बान भट्ट का बहुत ही अच्छा संस्कृत स्कॉलर था और पोएट था। तो इसने क्या क्या किताबें लिखी थी? तो हर्षवर्धन के बारे में इसने लिखा था हर्षचरित्र, जो कि बहुत ही फेमस किताब है। एंड उसने क्या लिखा था? कादम्बरी लिखी थी। ये बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि इसने क्या क्या लिखा था। तो ये बायोग्राफी लिखा करता था हर्षा की, जो कि हर्षचरित्र कहलाई, और बहुत ही पुरानी नोवेल जो थी इसको कादम्बरी कहते थे। अगला क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट इंडियन रूलर हु इस्टेब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन नेवी इन द अरेबियन सी। तो अरेबियन सी में सुप्रीमेसी दिखाने वाला सबसे पहला इंडियन रूलर कौन था? तो सबसे पहला इंडियन रूलर कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राजा वन। तो राजा राजा वन, जो राजा राजा चोला भी कहा जाता है, ये इसने एक बहुत ही बड़ी पावरफुल स्टैंडिंग आर्मी और नेवी बनाई थी। इसने क्या किया? इसने बहुत बड़े सक्सेस मिले इसको जब इसका बेटा राजेंद्र चोला फर्स्ट ने बहुत बड़े कॉन्क्वेस्ट किए थे, जैसे कि नेवल कॉन्क्वेस्ट किए थे, जो कि एक आइलैंड था जिसको ओल्ड आइलैंड कहा जाता था सी, वहाँ पर। और इसने ऐसा भी कहा जाता है, जो ये मालदीव में था, और इसने ऐसा भी कहा जाता है कि इसने बहुत बड़ा रोल निभाया था जब इन्होंने इन्वेज़न किया था इन श्रीलंका। तो श्रीलंका में इन्वेज़न भी बोलते हैं कि इसका बहुत बड़ा रोल था। अगला क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज़ इनकरेक्ट। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन की कौन सी ये स्टेटमेंट गलत है? तो इसमें जो स्टेटमेंट है वो है 4th नंबर की। जो 4th नंबर है स्टेटमेंट वो गलत है। द कल्चर वॉज नॉट जनरली स्टैटिक।
तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के हम बारे में जब पढ़ते हैं तो इसमें पढ़ते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का पोट्रीज थी वो बहुत ही अच्छी इवोल्यूशनरी ट्रेंड में थी कल्चर के, और बहुत सारे पोट्रीज बनाए जाते थे जिसमें सेरेमिक के भी पोट्रीज थे। बहुत सारे स्टेज जो है सिविलाइजेशन जो हड़प्पन के हैं उसमें से हमने लिए हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो हड़प्पन का कल्चर था वो बहुत ज़्यादा स्टैटिक था, क्योंकि स्टैटिक कल्चर में क्या होता है कि आप इवोल्यूट करते हो, आप एवोल्यूशन दिखाते हो, आप बहुत सारे चेंजेस करते हो अपने पार्ट्स, जितने भी आप स्कल्पचर्स बनाते हो, आर्टिस्टिक चीज़ें बनाते हो, तो ये इवॉल्व कर रहा था। बहुत ही अच्छे इसके पोर्ट्रेट मिले हैं, बहुत ही अच्छी डांसिंग एक गर्ल थी वो भी मिली थी, सेरेमिक की बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। और साथ में हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो बहुत 5000 साल लगभग पहले जो स्टार्ट हुआ था, और इसीलिए हमारे को बहुत सारी चीज़ डिग्रेड भी मिले हैं। अगला आता है 10th क्वेश्चन, द फर्स्ट तीर्थंकरा ऑफ द जैन्स वॉज। तो तीर्थंकरा जैन्स का कौन था? तो ये तो बहुत ही आसान है कि तीर्थंकरा जैन्स का कौन कहा जाता है, तो ऋषभा को कहा जाता है। ऋषभा जो था वो तीर्थंकरा था और 24 में से पहला तीर्थंकरा था जिसने कि इक्ष्वाकु डायनेस्टी की खोज की थी, और इसको आदिनाथ भी कहा जाता है। तो ऋषभ देव को आदिनाथ भी कहा जाता है, इनको आदिनाथ भी कहा जाता है। और इन्होंने हिंदू टेक्स्ट में भगवत पुराण में इनको कहा गया है एज विष्णु, लेकिन जैनिज्म में इनको बोला जाता है जो इंसान लिबरेशन और इनलाइटमेंट ले लेता है। तो इनका जो मतलब है तीर्थंकरा का, उसका मतलब है कि वो लिबरेशन और इनलाइटमेंट ले चुके थे, और उन्होंने सारे जो सोल्स थे जो कि गलत काम करने वाले सोल्स थे वो तबाह कर दिए थे, और एक रोल मॉडल और लीडर की तौर पर आए थे जो कि स्पिरिचुअल गाइडेंस दे रहे थे। अगला क्वेश्चन है, द ग्रेट सिल्क रूट ऑफ टू द इंडियंस वॉज ओपनड बाय। तो ग्रेट सिल्क रूट्स टू द इंडियंस वॉज ओपनड बाय हुम? तो इसमें हो जाएगा आपका कनिष्का। तो कनिष्का जो थी, द सिल्क रोड होता क्या था? सिल्क रोड आजकल मॉडर्न टर्म में तो हम बोलते हैं कि एक हिस्टोरिकल नेटवर्क था ये, जो कि एशिया, अफ्रीका, यूरोप इन सबको कनेक्ट करता था, ईस्ट, साउथ एंड वेस्टर्न एशिया को साथ। तो अब ये काम कैसे करता था? तो ये नॉर्थ एंड ईस्ट अफ्रीका जो कि 6500 किलोमीटर की ये सिल्क रोड बनी हुई थी, जिसमें कि चाइनीज़ ट्रेड भी करते थे जैसे कि हांग डायनेस्टी के लोग, और कुशान एम्पायर जो था उसने बहुत ही अच्छे बॉर्डर बना रखे थे सिल्क रोड के आसपास, ताकि वो कर वसूल सके और साथ में अपना व्यापार भी कर सके। तो मेन रूट था सेंट्रल एशिया से इंडिया तक, फिर उसको बाद वो कनेक्ट करता था कहाँ पे? गंधारा मेडिटरेनियन एरिया तक, गंधारा से मेडिटरेनियन एरिया तक। तो इसमें ट्रेड जो था बहुत ही अच्छा चलता था। अगला क्वेश्चन है, द रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ग्रांटिंग टैक्स फ्री विलेजेस टू ब्राह्मण्स एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स। तो कौन सा एक ऐसा रूलर था जिसने बहुत ही अच्छा लैंड ग्रांट्स दे दिए थे, जिसमें टैक्स फ्री घर देते थे, उनको ज़मीन देते थे ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट मॉन्क को? तो वो है सतवाहनास। तो सतवाहनास के बारे में बोला जाता है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर था रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के, सतवाहनास के। इसमें क्या होता था कि सतवाहनास ने पहले तो इनको क्या दिया? इम्यूनिटी दी, इनको बचाव दिया ब्राह्मण्स और बुद्धिस्ट मॉन्क को। पहले उन्होंने टेम्पररी तौर पर टैक्स फ्री विलेजेस लैंड दिए, लेकिन बाद में इसको परमानेंट कर दिया गया। और इसमें क्या था? नानगढ़ केव जो है, नानगढ़ केव, उसके इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है कि वो प्रीस्ट और उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माने जाते थे, वैदिक सेक्रीफाइसेस उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अहमियत रखते थे। और फर्स्ट जो ग्रांट मिला था वो गौतमी पुत्र सतकारनी को मिला था इन द क्वार्टर ऑफ द 2nd सेंचुरी AD। तो ये था हमारा 12th क्वेश्चन। फिर आते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स इज। तो वैदिक मैथमेटिक्स का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट कौन सा है? तो वो है शुल्ब सूत्रास। तो शुल्ब सूत्रास क्या होते हैं? शुल्ब सूत्रास वो होते हैं जो कि स्पिरिचुअल रिचुअल्स होते हैं, ज्योमेट्री से रिलेटेड होते हैं, मैथ्स। ज्योमेट्री किस चीज़ की बनाते थे?
तो ज्योमेट्री बनाते थे आपके हवन की, जो आपके हवन होते थे उनके बारे में आपको बनाया करते थे, ये ज्योमेट्रिकल शेप बनाते थे, आहुति जिसमें देते हैं। फिर आता है यवनिका और कर्टेन। कर्टेन मतलब जो आपका होता है, जो आप लगाते हैं शोज़ में, जब आपका स्टेज होता है तो स्टेज के आगे जो पर्दा होता है उसको कर्टेन बोलते हैं। वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन थिएटर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो किसने इसको शुरू किया था? तो इसमें सब आंसर हो जाएगा आपका ग्रीक्स ने। ऐसा बोला जाता है कि इंडियन ड्रामा में कि यवनिका जो थी, यवनिका मतलब कर्टेन, जो कर्टेन थी आपकी वो सबसे पहले ग्रीक्स ने लगाई थी। और यवना और यवना राइटिंग में ये चीज़ें बारे में लिखा गया है। तो लेकिन ये थ्योरी थोड़ी सी गलत भी जाहिर हुई थी, क्योंकि कोई भी कर्टेन यूज़ नहीं होता था ग्रीक के ज़माने में ग्रीक के लिए, लेकिन यवनिका जो थी संस्कृत लैंग्वेज में यूज़ होती थी, और ग्रीक में यवनी का मीनिंग होता है वुमेन। तो इसमें थोड़ा सा ये कंट्रोवर्शियल बन गया था कि यवनिका और कर्टेन वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया थिएटर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ग्रीक्स ने यवनिका स्टार्ट तो की थी, लेकिन कर्टेन के बारे में उनको ज़्यादा कोई मालूम नहीं था। आगे बात करते हैं, हु स्टार्टेड द साका एरा विच इज़ स्टिल यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो साका एरा को किसने यूज़ किया था? ये तो आपके लिए बहुत ही आसान सा सवाल है, कनिष्का ने। कनिष्का जो है आपका, वो कुषाण का रूलर था, बहुत ही महत्वपूर्ण रूलर था। उसने 78 एडी से 120 एडी तक बहुत ही बड़े बड़े लड़ाइयाँ की थी। और उसका जो इनहेरिटेंस है, जो उसके पावर है, उसके बारे में उसके एज के बारे में पता नहीं चल सका कि 78 एडी में भी उसने स्टार्ट किया था या फिर कुछ आगे पीछे ज़रूर है। इसका कहा जाता है कि इसका किंगडम जो था वो उज़्बेकिस्तान और जो आपका पटना है, मॉडर्न पटना, और तजाकिस्तान, नॉर्थ सेंट्रल इंडिया से साउथ तक, सब तक फैला हुआ था। और जो इसकी कैपिटल हुआ करती थी उस टाइम पे जो कैपिटल हुआ करती थी वो हुआ करती थी आपकी पेशावर। तो पेशावर उसकी कैपिटल हुआ करती थी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इंस्पायर्ड द पेंटिंग ऑफ अजंता। तो अजंता की पेंटिंग को क्या इंस्पायर किया गया था? तो अजंता की पेंटिंग को इंस्पायर करता था कंपैशनेट बुद्धा। तो कंपैशनेट बुद्धा का मतलब आप क्या समझते हैं कि अजंता केव सबसे पहले तो वो है जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के पड़ता है। इसमें 30 रॉक कट केव मॉन्यूमेंट्स हैं, जिसमें से 2nd सेंचुरी BC से 600 सेंचुरी तक बनाया गया था। 600 2nd सेंचुरी में से 600 ईस्वी तक बनाया गया था। और इसमें क्या कहा गया है कि इसमें पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, मास्टरपीस हैं बुद्धा के से रिलेटेड, बुद्धा की रिलीजियस आर्ट के बारे में इसमें बताया गया है। और इसी के रिलेटेड जो सिगरिया पेंटिंग है जो श्रीलंका में है, उसमें भी इसमें बताया गया है कि अजंता केव के पेंटिंग गौतम बुद्ध की लाइफ को बताते हैं, उनकी लाइफ के बारे में बताते हैं। इसीलिए अजंता केव्स की जो पेंटिंग्स है वो कंपैशनेट बुद्धा को बताती है, इसलिए 16 का पहला आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया। तो इंडिया को इन्वेड करने वाला सबसे पहला कौन था? तो ये जो भी था वो पर्शियन था, वो था डेरियस फर्स्ट। डेरियस फर्स्ट ने 518 ईस्वी में पर्शिया से इन्वेड किया था इंडिया में। किंग डेरियस फर्स्ट ने सबसे पहले कन्क्वर किया था इंडस वैली सिविलाइजेशन को, जो कि स्टेट ऑफ पंजाब में पड़ता है। डेरियस का सबसे बड़ी पावरफुल चीज़ जो थी कि उसके डिसेंडेंट ने रूल करना शुरू किया जब वो मर चुका था। तो उन्होंने क्या किया, टैक्स लिया, बहुत सारे न्यूज़ फैलाए इंडिया में, बहुत सारे न्यूज़ ये फैलाए कि आप यूरोप वालों को बताया गया कि इंडिया में कितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं। आगे आता है 18th क्वेश्चन, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ द ओल्डेस्ट डायनेस्टी। तो ओल्डेस्ट डायनेस्टी कौन सी है? तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर जो है सबसे ओल्डेस्ट डायनेस्टी है इंडिया की। इसमें क्या है, ये आयरन एज को डिपिक्ट करता है, उसके बारे में बताता है। मौर्य एज जो शुरू हुआ था मौर्य डायनेस्टी, वो 321 से 185 ईस्वी तक हुआ था, 321 टू 185 BC। और ये जो था वो इसका जो किंगडम था वो था मगध में।
तो गैंगेटिक प्लेन्स जो बोलते हैं, इसके अभी जो एरिया ये कवर करता था वो था बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल। ईस्टर्न साइड जब इंडिया के जाएंगे हम तो आता था पाटलिपुत्र, इसकी कैपिटल हुआ करती थी। और ये चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको फाउंड किया था, इसको शुरू करा था। गुप्ता एम्पायर जो है वो एंशंट इंडिया के एम्पायर में एग्जिस्ट करता था अप्रॉक्सीमेटली 320 टू 550 BC तक, और कवर करता था मच ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। कुषाण एम्पायर जो था, तो ये गुप्ता एम्पायर के बारे में आपको बता दिया। अब कुषाण एम्पायर जो था वो ओरिजिनली 1st सेंचुरी AD में कुजुलू कैडेप्सिस नाम से एक इंसान था जो बैक्टीरिया से, और उसने कुषाण जो साम्राज्य था उसकी स्थापना की थी। और कान्वा डायनेस्टी जो था वो ब्राह्मण की डायनेस्टी थी, जिसको कि फाउंड किया था, ब्राह्मण डायनेस्टी बोल सकते हैं आप इसको, फाउंड किया था, जिसको किसने फाउंड किया था, इसको किया था वासुदेव कान्वा ने। वासुदेव कान्वा ने इसकी स्टार्ट की थी। अब आते हैं विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द क्लासिक जीवाका चिंतामणि इन तमिल एसोसिएटेड। तो जीवाका चिंतामणि किससे एसोसिएटेड है, तो जीवाका चिंतामणि एसोसिएटेड है जैनिज्म से। इसमें क्या कहा जाता है, इसके बारे में फैबुलस जेम कहा जाता है इसको। जीवाका चिंतामणि का मतलब ये एक एपिक पोएम थी, कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन 5 ग्रेट तमिल पोएम्स। तो तमिल की जो लिटरेरी जो ट्रेडिशन थी उसमें जीवाका चिंतामणि भी एक बहुत बड़ी पोएम थी, और इसको लिखा गया था बाय थिरुथक्का थेवर करके एक जैन मॉन्ग थे। इन्होंने इसको रोमांटिक इसकी जीविका बताई थी और लाइट प्रदर्शित किया था इसको म्यूज़िक और डांस की फॉर्म में उस ज़माने में। और इसको एक मॉडल भी माना जाता है रामायणा के नाम पे, और इसको संस्कृत में ओरिजिनल लिखा गया था। और ये एक्सपोजिशन थी जो कि जैन की डॉक्ट्राइन और जो बिलीफ थे उसके, जो धर्म थे उसके बारे में बताता था। आगे है वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रीथ हिज लास्ट। तो ये भी आंसर बहुत इजी है, कुशीनगर एक जगह है जो कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उत्तर प्रदेश के। इसमें क्या होता है कि बुद्धा जो गौतम बुद्धा हैं उन्होंने परिनिर्वाण, जो कि उनकी डेथ के बाद उनको बोला जाता है, उन्होंने परिनिर्वाण जो थी वहाँ पे अटेंड की थी। और 4 होली साइट्स जो हैं बुद्धास के, जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं, उसमें से ये एक बहुत अच्छी साइट मानी गई है। और इसमें क्या है, इसमें इन्होंने जब फाइनल निर्वाण कैसे पाया गया था, तो लोग बोलते हैं कि कैसे पाया था इन्होंने, तो पूछते हैं ये सवाल। तो इनमें बोला जाता है कि इन्होंने एक मील खाई थी जिसमें या फिर आपका था मशरूम और इन्होंने पोर्क खाया था। तो इसमें से इनको बोला जाता है कि यह इसीलिए इनकी डेथ हुई थी। अब आगे आते हैं हु वर द फर्स्ट किंग्स टू इशू गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। तो गोल्ड कॉइन्स जो थे इंडिया में सबसे पहले किसने शुरू किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा इंडो ग्रीक्स ने। इंडो ग्रीक्स ने क्यों किया था, क्योंकि इंडो ग्रीक्स जो थे एक ऐसे कॉइन की तलाश में थे जिसमें उनकी खुद की आइडेंटिटी छुपी होती थी, खुद की आइडेंटिटी छपी होती थी। तो 30 ऐसे किंग्स थे बैक्ट्रिया के, जब उन्होंने इंडिया में इन्वेड किया था तो उनके जो कॉइन्स थे उसमें उनके खुद के तस्वीरें छपी होती थी और वो उनके बारे में बताता था, ताकि वो कॉइन्स जो हैं वो घूमते रहें पूरी विश्व में, उनके बारे में पता चल सके। आगे क्वेश्चन आता है वेयर इज़ बृहदेश्वर टेम्पल। तो बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ पे है, तो बृहदेश्वर टेम्पल है आपके तंजौर में। तंजौर जो कि थंजावुर भी बोलते हैं जिसको, ये किधर पे है, तमिलनाडु में है। और इसको क्या है, ये चोलाज ने बनाया था, तमिल की आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है ये। और राजा चोला फर्स्ट ने इसको बनाया था, जो कि इंडिया का सबसे लंबा मंदिर माना जाता है इसको, लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट ग्लोरीज ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर को दिखाता है। इंडियन आर्किटेक्चर की बेहतरीन कलाकारी है और इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रखा गया है, जिसको बोला जाता है ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स। तो गाइज ये था आज के लिए, और ये पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है जो आपको मैंने आज बताया है, जिसमें आपको 22 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि PYQs हैं, पहले पूछे जा चुके हैं ये क्वेश्चंस।
और आगे भी कम से कम आपके 150 से 200 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार मैं आपको 26-27 से ज़्यादा क्वेश्चंस के बारे में बताऊँ। तो गाइज आप इसको प्लीज़ आप इनको याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको मेरी अगली वीडियो भी पता चल जाए और आप मेरी पुरानी वीडियोज़ भी देख सकें जो थ्योरी से रिलेटेड है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।